हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल शिक्षा संगम 24 पर। दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे इंडियन ज्योग्राफी की, और इंडियन ज्योग्राफी के क्रम में 3 से 4 वीडियोज आपके पास में आ चुकी हैं जिनमें बेहद अच्छे लेवल की जानकारी आपको दी गई है। और आज हम एक ऐसा टॉपिक इसका लेने वाले हैं जहां से श्योरिटी रहती है कि 2 से 3 क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में आने ही आने हैं, और वो टॉपिक है दोस्तों रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया, भारतीय नदी तंत्र। और ये भारतीय नदी तंत्र संपूर्ण इंडियन ज्योग्राफी का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। तो आइए जानते हैं सबसे पहले रिवर सिस्टम क्या होता है। देखिएगा दोस्तों, एक चीज है, कोई नदी है, सिंपल नदी बह रही है, ये लो भाई बह रही है, कोई दिक्कत नहीं है। एक नदी यहां से बही, मैंने इसको सिंगल उस धारा में मान लिया, एक नदी यहां से जा रही है तो ये मुख्य नदी है। ठीक है दोस्तों, इस मुख्य नदी में कोई ऐसी नदियां होंगी जो यहां से बाहर निकल रही है, और कुछ नदियां ऐसी होंगी जो यहां पर आकर मिल रही हैं। तो कुछ नदियां जो यहां से बाहर निकल रही हैं और कुछ नदियां जो यहां से आकर मिल रही हैं, तो इनके बारे में भी जानकारी आपको होनी चाहिए कि इनको क्या क्या कहा जाता है और फिर किस प्रकार से पूरा का पूरा नदी तंत्र बनता है। दोस्तों जो नदियां किसी मुख्य नदी से बाहर की तरफ निकलती है दोस्तों, उसको हम बोलते हैं वितरिका। उसको क्या बोलते हैं? वितरिका बोलते हैं। उसको इंग्लिश में हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। एक होती है दोस्तों जो नदी किसी भी नदी में आकर मिलती है, उसको हम बोलते हैं सहायक नदी। क्या बोलते हैं? सहायक नदी बोलते हैं। उसको हम ट्रिब्यूटरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रिब्यूटरी बोलते हैं। क्लियर है क्या बात? उसके बाद में जो ये सहायक नदियां होती है और जो वितरिकाएं होती हैं, इन्हीं के आसपास में कुछ छोटे छोटे जल स्रोत होते हैं। जैसे यहां से इससे कुछ नहर निकलवा दी, नहर से फिर यहां से रजवाए निकाल दिए, वहां से नाले निकाल दिए, जिनके माध्यम से वो पानी हमारे खेतों तक पहुंच रहा है। तो इस प्रकार के संपूर्ण तंत्र को क्या कहा जाता है दोस्तों? इस प्रकार के संपूर्ण तंत्रों को कहा जाता है रिवर सिस्टम, या फिर नदी तंत्र कहा जाता है, या फिर अपवाह तंत्र कहा जाता है। ये चीज आपको याद रखनी है दोस्तों। क्लियर है क्या मेरी बात? हाँ, अभी नदी का डेफिनेशन आपको नहीं दिया है, ठीक है, वो चीजें भी पढ़ेंगे, फिजिकल ज्योग्राफी में आएगा पूरा का पूरा, ठीक है, कि किस प्रकार से नदी का निर्माण होता है, किस प्रकार से कहां से नदी निकलती है, और कैसे कैसे चमत्कार ये रास्ते में बहते हुए करती है, सब कुछ हम पढ़ेंगे। विसर्ग क्या होता है, गौमुख क्या होता है, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों क्या है, देखिएगा, भारतीय नदी तंत्र को 2 भागों में विभाजित किया गया है। भारतीय नदी तंत्र को 2 भागों में विभाजित किया गया है, और ऐसा क्यों आप भली भांति जानते हैं। जो हमारा भारत है, भारत का जो उत्तरी क्षेत्र है, यहां पर पड़ता है हिमालय भाई साहब। तो उत्तर भारत की जितनी भी नदियां हैं वो लगभग हिमालय से होकर आई होंगी, या फिर हिमालय से ही आई होंगी। तो हिमालय में उपस्थित है बहुत सारी झीलें, बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर, अर्थात जल स्रोतों की यहां पर कमी नहीं है। तो ये नदियां ऐसी हैं जो हमेशा बहने वाली हैं। तो इन नदियों को रख दिया उत्तर भारत या फिर हिमालय भारत में, और कुछ नदियां ऐसी है जो दक्षिण भारत की अपनी नदियां हैं जो दक्षिण भारत में बहती है, उनको आपको याद रखना है। तो एक बार देख लेते हैं दोस्तों कि कौन कौन सी नदी ऐसी हैं जो हिमालय भारत में आती है, और कौन कौन सी नदियां ऐसी हैं जो हमारे दक्षिण भारत में आती है, उन सबको आपको याद रखना है। आइएगा जरा, तो इसको दोस्तों हम 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं। एक तो हिमालयाज रिवर की बात करेंगे, एक यहाँ पे हिमालय नदी तंत्र की बात करेंगे, हिमालयाज रिवर सिस्टम की बात करेंगे, और दूसरा यहाँ पे हम बात करेंगे पेनिनसुलाज रिवर्स की बात करेंगे दोस्तों, प्रायद्वीपीय नदियों की बात करेंगे, प्रायद्वीपीय नदियों की हम लोग बात करेंगे दोस्तों। तो इस प्रकार से भारतीय नदी तंत्र को 2 भागों में विभाजित किया गया है दोस्तों। उत्तर भारत में बहने वाली मैक्सिमम नदियां कैसी हैं, जो हिमालय से निकलकर आती हैं, और दक्षिण भारत की नदियां ऐसी हैं जिनके जल स्रोतों का, फिर उद्गम स्थलों का ही कुछ नदियों के बारे में पता नहीं चलता है कि कहां से निकलती है। क्यों? क्योंकि बारिश आती है, मानसून आता है, तो वहां पर पानी आता है, वो नदियां बहना शुरू कर देती है। क्लियर है क्या दोस्तों? तो आइए जानते हैं हिमालय से कौन कौन सी नदियां निकलती है जो भारत में बहती है, फिर भारत से होकर बहती है। तो दोस्तों हिमालय की नदियों को 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। हिमालय की नदियों को 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। एक नदी तो वो है जो अरबियन सी में गिरती है। कहां गिरती है? अरब सागर में गिरती है।
और कुछ नदियां ऐसी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बे ऑफ बंगाल में गिरती है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि ऐसी कौन कौन सी नदियां हैं जो हिमालय से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और ऐसी कौन सी नदियां हैं जो हिमालय से निकलकर अरब सागर में गिरती हैं। तो दोस्तों यहां पर एकमात्र नदी का नाम आता है और वो एकमात्र नदी है सिंधु नदी, जिसको हम कहते हैं इंडस रिवर। क्लियर है क्या दोस्तों? तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हिमालय से निकलकर अरब सागर में गिरने वाली एकमात्र नदी कौन सी है। तो दोस्तों उसके बारे में आपको बताना होगा, और वह नदी कौन सी है? सिंधु नदी है दोस्तों। लेकिन आपसे ये पूछा जा सकता है कि हिमालय से निकलकर बंगाल की खाड़ी में बहने वाली या फिर जाने वाली नदियां कौन सी हैं। तो दोस्तों यहां पर एक नाम आता है गंगा और एक नाम आता है ब्रह्मपुत्र। मैसेज लैंग्वेज लिख रहा हूं, इनका कोई मीनिंग नहीं है दोस्तों, नाम है ये खाली। ठीक है, तो हिंदी में लिखे या इंग्लिश में लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपना नाम भी, अपने पिताजी का नाम भी, परिवार वालों को गांव का नाम, जिले का नाम, सब कुछ क्या लिखते हो? इंग्लिश में लिखते हो, तो उनका कोई मीनिंग नहीं होता है, वो प्रॉपर नाम होते हैं, एक नाउन होता है। क्लियर है क्या दोस्तों? तो यहाँ पर गंगा और ब्रह्मपुत्र ये ऐसी नदियां हैं जो हिमालय से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों क्या है, इन डिटेल इनके बारे में अभी पढ़ेंगे, और जब पढ़ेंगे तो आपकी आंखें खुलेंगी। अभी आपको यह पता चलेगा कि अब तक क्या पढ़ रहे थे और अभी क्या पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे जरा देखिएगा, जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं इनको 3 भागों में डिवाइड कर दिया। एक तो वे जो अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं, एक वो जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं, और एक वो जो वेस्टर्न घाट से, जो पश्चिमी घाट से पश्चिम की ओर बहती है या फिर अरब सागर में गिरती है। ये आपको याद रखना है। ये लास्ट वाली क्या है, पश्चिमी घाट से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां, तो उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा दोस्तों, और जब इंतजार का वक्त खत्म हो जाएगा तो ये ऐसी चीज आपको बता देंगे कि इसके बारे में 100% बातें आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी, और मतलब पता चलेगा, इस चीज का अर्थ पता चलेगा कि इसको यहाँ पे हमने क्यों रखा। जब यहाँ पर 2 प्रकार की नदियां, तो यहाँ पर 3 प्रकार की नदियां कैसे हो गई, तो बिल्कुल बेसिक से इसको हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी इसकी टेंशन नहीं लेनी है। खाली लिख लेना कि अरब सागर में गिरने वाली नदियां, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, और पश्चिमी घाट से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां दोस्तों। तो आइएगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करता हूं दोस्तों कि अरब सागर में, दक्षिण भारत की वो नदियां जो अरब सागर में गिरती है, तो सबसे पहला और बड़ा नाम आता है नर्मदा, और यहां पर आता है ताप्ती, उसके बाद में आता है माही, उसके बाद में आता है दोस्तों साबरमती, उसके बाद में आता है लूनी या लोनी। ये आपको याद रखना है दोस्तों। ये कुछ नदियां ऐसी हैं हमारे दक्षिण भारत की जिनका फल कहां पे गिरती है, ये तो अरब सागर में गिरती है, भले ही चाहे वो खंबात की खाड़ी से होकर गिर रही है, फिर कच्छ की खाड़ी से होकर जा रही है, जा वहीं रही है। तो खाड़ी क्या होती है, खंबात की खाड़ी किसे कहते हैं, कच्छ की खाड़ी किसे कहते हैं, बंगाल की खाड़ी क्या है। ठीक है, गल्फ और बे में क्या अंतर होता है, किस प्रकार से हम किसी बे को गल्फ नहीं कहते, गल्फ को बे नहीं कहते, तो वो सारी की सारी बातों को इन डिटेल हम पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अभी तो खाली ओवरव्यू ले रहे हैं कि हाँ कौन कौन सी नदियां हमारे भारत के अंदर हैं। इसी प्रकार से दक्षिण भारत की वो नदियां जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है दोस्तों, तो सबसे पहला नाम आता है गोदावरी का। सबसे पहले नाम आता है गोदावरी का, ओल्ड गंगा। समझ में आई बात? बूढ़ी गंगा किसे कहा जाता है, गोदावरी को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, जब इसके बारे में चर्चा करेंगे तब आपको बताएंगे। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर एक नदी आती है आपकी फेवरेट कृष्णा रिवर। उसके बाद में एक नदी यहाँ पर आती है कावेरी, आपकी फेवरेट। कौन? कावेरी। ठीक है, कावेरी दक्षिण की गंगा, गंगा और साउथ। क्लियर है क्या दोस्तों? तो यहां पर गोदावरी को ओल्ड गंगा और यहां पर कावेरी को दक्षिण की गंगा। तो क्या अंतर है इन दोनों गंगाओं में, उस सबको हम इन डिटेल पढ़ेंगे जब इनका नंबर आएगा। तो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, उसके बाद में महानदी, ग्रेट रिवर मत लिखना इंग्लिश में, इसको महानदी ही लिखना। उसके बाद में दोस्तों महानदी आ गई, फिर हम बात करेंगे दामोदर की, हालांकि जो दामोदर नदी है और हुगली नदी है और गंगा नदी है, इन तीनों नदियों का आपस में बहुत बड़ा संबंध है, उसको हम इन डिटेल पढ़ाएंगे आपको कि दामोदर नदी और हुगली नदी में क्या संबंध है, और हुगली नदी कौन है, गंगा से उसका क्या संबंध है। तो यहाँ पे दामोदर के बारे में हमने बात करी। क्लियर है क्या दोस्तों? यहाँ पर एक नदी हम और लिख सकते हैं इसमें, और उस नदी का नाम है स्वर्ण रेखा। क्या नाम है? स्वर्णा रेखा लिखा जाएगा।
यह आपको याद रखना है दोस्तों। तो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, दामोदर और स्वर्ण रेखा, ये नदियां ऐसी हैं जो दक्षिण भारत में बहती है, लेकिन कहां गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है दोस्तों। लेकिन पश्चिमी घाट से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां कैसी होती हैं, इसके बारे में तो हमने आपको भी नहीं बताया, लेकिन वो नदियां कौन कौन सी है उसके बारे में अभी जरूर जान लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, आधा घंटा इसमें ही हमें देना पड़ेगा। ठीक है, और जो लोग सोच रहे होंगे कि यार इसे नहीं पता, चलो कोई दिक्कत नहीं है, तो भाई साहब वो इंतजार करें मात्र 2 वीडियो बाद की। ठीक है, सब कुछ पता चल जाएगा, आंखें खुलेंगी तुम्हारी भी। तो पश्चिमी घाट से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां, सतरंजी का नाम सुना होगा, ठीक है, उसके बाद में मांडवी का नाम सुना होगा, उसके बाद में जुआरी का नाम सुना होगा, उसके बाद में गंगा वैली का नाम सुना होगा, उसके बाद में शरावती का नाम सुना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट रिवर जो जलप्रपात कहां पे स्थित है? शरावती नदी पर स्थित है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने पूरा एक फ्रेम क्रिएट किया है, किसका? हमारी भारत की जितनी भी नदियां थी, जिनके भी बारे में हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं, वो सब हमने कहां पे छाप दिया? आपके सामने रख दिया है दोस्तों। अब यहाँ से क्या है, हमें एक अपवाह तंत्र उठाना है, या तो हिमालय का या फिर प्रायद्वीपीय भारत का। तो ऊपर से नीचे को चलते हैं और यहाँ से हम बात कर रहे हैं हिमालय नदी तंत्र की। और हिमालय नदी तंत्र में सबसे पहली जो नदी हम लेंगे वो अरब सागर में गिरने वाली सिंधु नदी की हम लोग बात करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों बात करते हैं नदी तंत्र की, और इसमें सबसे पहले हम लेते हैं हिमालयज रिवर सिस्टम। और हिमालयज रिवर सिस्टम में सबसे पहले अरब सागर में गिरने वाली नदी, और अरब सागर में गिरने वाली एक ही मात्र नदी है, वो आपको पता है सिंधु नदी, इंडस रिवर। तो दोस्तों इस सिंधु नदी को हम इस प्रकार से पढ़ेंगे कि आपके जहन में उतर जाएगी अब ये सिंधु नदी। और मैं कह रहा हूं कि लाइफ में आज ही आपको पहली बार मान लेना या फिर अंतिम बार मान लेना, क्योंकि आज के बाद में आपको भूगोल तो पढ़ने की शायद जरूरत पड़े, लेकिन सिंधु नदी के बारे में कभी ज्ञान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों सबसे पहले मेरे साथ में आप थोड़ा सा इस प्रकार से मैप बनाइएगा, क्योंकि विदाउट मैपिंग ज्योग्राफी इज नॉट पॉसिबल। क्लियर है क्या? देखो इंग्लिश भी आ गई मेरे पास में, ठीक है, सिखा दी तुम लोगों ने। तो दोस्तों क्या है कि हमारा ये उत्तर भारत है, हम यहाँ पर उत्तर भारत की ही बात करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमें हिमालय से निकलने वाली नदियां देखनी है, या फिर हिमालय पार से आने वाली नदियों के बारे में चर्चा करनी है दोस्तों। और सारी की सारी नदियों को एक बार मैप के ऊपर नहीं छापना है, सिंगल सिंगल उसके मैप बनाने हैं। तो एक पेज पे एक नदी के बारे में बात करेंगे, हद की हद 2 नदियों के बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इन डिटेल हम इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। एक सबसे बड़ी कंफ्यूजन आज मैं आपकी खत्म कर दे रहा हूं दोस्तों। यहां से ये हमारा जम्मू कश्मीर था, जिसको जम्मू और लद्दाख बना दिया गया, उसके नीचे हिमाचल प्रदेश, यहां पर उत्तराखंड। तो दोस्तों उत्तराखंड के जस्ट ऊपर की तरफ, थोड़ी सी ऊपर की तरफ चलते ही आपको मिलता है तिब्बत, और तिब्बत में पड़ता है पामीर का पठार। क्या मिलता है दोस्तों? पामीर प्लेट्यू मिलता है, पामीर का पठार मिलता है। और इस पामीर के पठार से निकलती हैं दोस्तों 8 नदियां, और वो 8 नदियों का कोड यहां पर सामने रखा हुआ है, शीश, ब्रह्मसा, मयासी, हवा। इस प्रकार से दोस्तों ये कोड है पामीर के पठार से निकलने वाली नदियों का। सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, साल्विन, मेकांग, यांगसी, सिक्यांग और हवांगो, ये 8 की 8 नदियां इतनी इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन हर एक नदी से बनता है, अगर आपने पुराने पेपर देखे होंगे। तो दोस्तों यहां से क्या है, सिंधु और सतलज और ब्रह्मपुत्र, ये 3 नदियां ऐसी हैं जो पामीर के पठार से किसी ग्लेशियर झील से निकलती है, किसी जल स्रोत से निकलती है, और वहां के बाद में सीधा भारत में एंट्री करती है, और भारत के बाद में कहां जाती है ये आपको पता चल जाएगा। तो आइए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं यहां से सिंधु नदी के बारे में। तो मैं आपको बता दूं सबसे बड़ी कंफ्यूजन क्या है। देखिए दोस्तों यहां पर हम ब्रह्मपुत्र नदी को मानसरोवर झील से जोड़ देते हैं, सिंधु नदी को मानसरोवर झील से जोड़ देते हैं। तो एक बात मैं आपको बता दूं, मानसरोवर झील से कोई सी भी नदी नहीं निकलती, और अगर ये नदियां निकलती है तो मानसरोवर झील के पास में जो कैलाश मानसरोवर पर्वत है उसके पास में ही एक यहाँ पर ग्लेशियर पड़ता है दोस्तों, और उस जल स्रोत का नाम है सिनका बाब। सिनका बाब, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि मानसरोवर झील के निकट पड़ता है सिनका बाब जल स्रोत, और यहां से निकलती है आपकी फेवरेट सिंधु नदी। और ये सिंधु नदी तिब्बत या चाइना कह सकते हैं, उसके बाद में भारत में आती है, उसके बाद में पाकिस्तान में जाती है, और अंत में ये नदी पाकिस्तान को पार करके कराची बंदरगाह के बारे में आपने सुना होगा, बहुत फेमस जगह है पाकिस्तान का। तो दोस्तों यहां पे पड़ता है अरब सागर।
ये नदी सीधी आकर कहां गिर जाती है, अरब सागर में आके गिर जाती है। कौन सी नदी की बात कर रहे हैं दोस्तों, हम कर रहे हैं सिंधु नदी की बात कर रहे हैं दोस्तों, है ना। अब देखिए यहां से उठाना क्वेश्चंस, ठीक है। साथ साथ सिंधु नदी जब भारत में प्रवेश करती है तो वो कौन से दो पर्वतों के मध्य से गुजरती है, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। ऊपर वाला पर्वत है लद्दाख, नीचे वाला पर्वत है जांस्कर। ये क्वेश्चन सबसे पहला है सिंधु नदी से, कि जिस समय सिंधु नदी भारत से प्रवेश करती है तो भारत में कौन से दो पर्वतों के मध्य से बहती है, तो दोस्तों ऊपर की तरफ लद्दाख, नीचे की तरफ जांस्कर, इन दोनों पर्वतों के मध्य से बहती है। उसके बाद में कहा पाकिस्तान में चली जाती है और पाकिस्तान के बाद में अरब सागर में चली जाती है। ये आपको याद रखना है दोस्तों। अब एक बात मेरी यहां से बहुत गहनता के साथ में आपको समझनी है दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि कोई भी नदी तंत्र होता है तो उसका दो भाग और भी होते हैं, कि एक नदी तो वो है जो नदी में आकर मिलने वाली है मुख्य नदी में, जिसको हम क्या कहेंगे, सहायक नदी कहेंगे। कुछ नदी ऐसी हैं जिनको वितरिकाएं कहा जाता है, डिस्ट्रीब्यूटरीज कहा जाता है, जो नदी से बाहर की तरफ निकलती हैं। तो यहां पर क्या है, सिंधु नदी की बहुत सारी सहायक नदियां हैं और उनमें से कुछ सहायक नदियां बाएं ओर से आकर मिलने वाली है और कुछ सहायक नदियां दाएं ओर से आकर मिलने वाली हैं। तो दोस्तों हमें यही जानना है कि सिंधु नदी में बाएं ओर से आकर मिलने वाली सहायक नदियां कौन सी हैं और दाएं ओर से आकर मिलने वाली सहायक नदियां कौन सी हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि बायां ओर किसे कहते हैं और दाहिना ओर किसे कहते हैं, या फिर किसी नदी के बारे में आप कैसे जानेंगे कि बाएं ओर ये है दाएं ओर ये है। तो आपको एक कॉमन चीज मैं बता दूंगा, वहीं से आप याद रखना, क्योंकि ये बहुत बेहद इंपॉर्टेंट है। कभी बाएं ओर की पूछा, आप दाएं ओर की बता दो, आंसर गलत, समझ रहे, एक नंबर गायब। तो आइएगा जरा, आपको सबसे पहले ये देखना है कि नदी का जो प्रवाह डायरेक्शन है, जो फ्लोइंग डायरेक्शन है उसका वो कौन सा है, प्रवाह की दिशा क्या है। जिस दिशा में नदी बह रही है, अगर यहां से उधर को बह रही है तो आपका फेस भी उधर को ही होना चाहिए सामने। तो उस नदी के प्रवाह दिशा की ओर आप जैसे ही फेस करके खड़े होंगे तो जहां आपका दाहिना हाथ है उधर दाएं ओर, जहां आपका बायां हाथ है वहां पे बाईं ओर। तो दोस्तों इस नदी के इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड और उस तरफ राइट हैंड साइड। तो दोस्तों सिंधु नदी में बाएं ओर से आकर मिलने वाली सहायक नदियों की हम लोग बात कर लेते हैं, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहीं पर क्या है, जम्मू कश्मीर में, अब देखिएगा, आपने सुना होगा कि बाएं ओर से आकर मिलने वाली सहायक नदियां, फिर कुछ लोग कहते हैं कि सिंधु नदी की 5 सहायक नदियां हैं, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, है ना। तो दोस्तों मैं आपको यह कहता हूं कि सिंधु की इतनी सहायक नदियां हैं कि गिनती नहीं होगी, ठीक है। तो लेकिन हमें वो सारी ना पढ़ के कुछ 10 से 12 इंपॉर्टेंट है जिनके बारे में क्वेश्चंस आते हैं और हमें उनके बारे में नॉलेज हो जानी चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करता हूं, ये पर्वत कौन सा रखा है ऊपर, ये पर्वत कौन सा रखा है, जांस्कर पर्वत रखा है। इस जांस्कर पर्वत से निकलती है जांस्कर नदी। नदी का नाम भी क्या है, जांस्कर नदी। आप लोग अपने पेपर के ऊपर मैप बनाना बहुत बड़ा और सारी बातों को वहीं पे लिख देना, क्योंकि थोड़ी देर बाद में यहाँ पे क्या होने वाला है कुछ नहीं पता, समझ में नहीं आएगा कुछ भी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आप लोग देखना, जांस्कर पर्वत से निकली है जांस्कर नदी, जांस्कर यहाँ पे लिख देना, मैं शॉर्ट में लिखता हुआ जा रहा हूँ, समझ रहे बात, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो जांस्कर नदी है इसके बारे में हमने बात किया। उसके बाद में दोस्तों मैं आपको बता दूं जरा, यहाँ पर इस जम्मू कश्मीर में एक झील पड़ती है जिसका नाम है शेषनाग झील। क्या पड़ती है, शेषनाग झील। और जरा मैं आपको बता दूं, जिस भी झील के पीछे नाग लगा हो तो आप समझ जाना हो कि वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। जिस झील के पीछे ताल लगा हो तो आप समझ जाना कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में है। उसमें कहीं पे भी आपको बाहर की बातें नहीं सोचनी है। क्लियर है क्या दोस्तों। उसके बाद मैं आपको बताऊं, शेषनाग झील से निकलती है आपकी फेवरेट झेलम नदी, और यह झेलम नदी इस प्रकार से बहती है और पाकिस्तान में जाकर माथा पकड़ के बैठ गई कि भाई साहब मेरे से आगे नहीं जाया जा रहा। ऐसा क्या हो गया, नदी कौन सी है, तो झेलम है भाई साहब। कौन सी नदी है, झेलम है। या आप लोग लिखते रहना साथ साथ। तो दोस्तों पाकिस्तान में झेलम नदी केवल और केवल मिठान कोट या फिर मिंटन कोट तक बहती है। लेकिन उसके बाद में इस नदी के साथ में क्या होता है, तो आगे की जरा चर्चा करते हैं और फिर देखते हैं कि हाँ इस नदी के साथ में क्या क्या घटनाएं हुई हैं दोस्तों। तो आइएगा जरा और देखते हैं। आपने सुना होगा कि जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, इन राज्यों में एक पर्वतमाला है पीर पंजाल। नाम सुनना ध्यान से, क्या नाम है, पीर पंजाल पर्वतमाला।
इस पीर पंजाब पर्वतमाला का जो कश्मीर वाला एरिया है, यहां से निकलती है, यहां से निकलती है कौन? चिनाब नदी। क्या नाम है? चिनाब नदी निकलती है। ये चिनाब नदी बहुत ही ज्यादा दयालु नदी। इसने झेलम को देखा कि बहन क्या बात, कि मैं तो थक गई, मैं नहीं जा रही यहां से आगे, कि काम बता क्या था, कि बस ये पानी देना था कि इसको सिंधु को, कि मैं वहीं जा रही, बता मुझे दे दे। तो इसने भाई साहब उसका पानी लिया और आगे निकल गई। तो आपको याद रखना है कि आगे झेलम गई या फिर चिनाब गई। तो दोस्तों आगे गई चिनाब, ना कि झेलम। ये वही चिनाब है। अगर एक क्वेश्चन कर लू ना मैं आपसे कि सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है, तो जवाब सबके पास में है सतलज, आंख बंद करके। लेकिन अगर पूछ लूं कि सिंधु की वह सहायक नदी, वह सबसे लंबी सहायक नदी जिसका उद्गम भारत से होता है, तो बस हमें तो सबसे लंबी सहायक नदी देखनी है, कौन सी है? सतलज। ये नहीं देखना कि कहां से निकल रही है, वो भारत से। वो कौन है? ये चिनाब है। क्लियर है क्या मेरी बात? तो ये चिनाब नदी यहां से आगे गई और पाकिस्तान में जाके सिंधु नदी से मिल गई। लेकिन अब दिक्कत ये हुआ मेरे भाई, इस हिमाचल प्रदेश में एक पड़ता है रोहतांग दर्रा, और रोहतांग दर्रा के पास में पड़ती है कुल्लू वैली, कुल्लू घाटी, कुल्लू मनाली। तो दोस्तों इस कुल्लू घाटी के पास से निकलती है आपकी फेवरेट रावी नदी। और ये जो रावी है, यहां से क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट कि लाहौर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो दोस्तों लाहौर बसा हुआ है रावी नदी के तट पर। क्लियर है क्या मेरी बात? और यहां से मैं आपको बताऊं एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, जिस रावी नदी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ये वही रावी नदी है जो चिनाब में जाके मिलती है मिंटन कोट में या फिर मिठान कोट में, पाकिस्तान वाले एरिया में। क्लियर है क्या दोस्तों? इसी के साथ साथ हम बात कर लेते हैं, अभी देखिएगा ऊपर, ये सिंधु नदी कहां से निकली? सिंधु नदी निकली सिनका बाग क्षेत्र से या इस जल स्रोत से, और इसी के पास से निकलती है दोस्तों, इसी के पास से निकलती है आपकी फेवरेट सतलज नदी। क्या निकलती है दोस्तों? आपकी फेवरेट सतलज नदी निकलती है। ये चीज आप लोग याद रखना अपने, कि सतलज नदी का उद्गम कहां से होता है। ये देखिएगा सिंधु नदी के साथ में होता है, ऊपर की तरफ पहले ही मेंशन करके रख दिया इस चीज को। अब दोस्तों ये जो सतलज नदी है यहां से आगे को बढ़ रही थी, तो इसने भी कहा चिनाब नदी को कि बहन मैं तो बहुत दूर से आ रही धक्के खा के, थोड़ा सा पानी मेरे पास में भी, ये भी ले जा। तो इसने कहा कि ला तू ही क्यों अपना वो करे, तो दे दे भाई। इसने भी उसका अपना पानी उसको दे दिया और यहां से वो नदी आगे निकल ली। तो अब देखिएगा चार नदी हुई है, चार नदी हुई है कि झेलम है, चिनाब है, रावी है और सतलज। लेकिन चिनाब को ये नहीं पता था कि सतलज ने उसके साथ में आंख मिचोली खेल दी। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई साहब यहां पर इस हिमाचल प्रदेश में पड़ता है एक ब्यास कुंड। क्या पड़ता है? ब्यास कुंड। इस ब्यास कुंड से निकलती है ब्यास नदी। और भाई साहब ये ब्यास नदी एक ऐसी नदी है जिसका प्रवाह केवल भारत में है, और इस बात का मतलब ये है कि ये नदी भारत से शुरू होती है और भारत में ही समाप्त हो जाती है। तो यहां से पानी इसका आगे कौन लेके गई? ये सतलज नदी लेके गई। तो ये बात चिनाब को नहीं पता था कि सतलज नदी किसका, ब्यास का भी पानी लेकर आ रही है। तो दोस्तों ये अब बहुत सारी नदियां हैं, यहाँ पे सुन नदियां हैं, सुर नदियां हैं, बहुत सारी नदियां हैं दोस्तों यहाँ पे बाएं ओर से आकर बहने वाली। लेकिन उनमें से जो बेहद इंपॉर्टेंट थी वो आपके सामने रखी हुई है। 2 से 3 क्वेश्चन है, उसको मैं थोड़ा सा डिस्कस यहाँ से कर लेता हूँ आपके साथ में। दोस्तों ये जो सतलज नदी आप देख रहे हो, सतलज नदी पर पंजाब और हिमाचल प्रदेश बॉर्डर पर एक बांध बना हुआ है, भांकड़ा नागल डैम। क्या बना हुआ है? भांकड़ा नागल डैम। और इसी बांध के पीछे एक झील बनी हुई है, कृत्रिम झील, जिसको हम कहते हैं गोविंद सागर झील। गोविंद सागर झील। यह क्वेश्चन कभी भी आपसे पूछा जा सकता है कि भांकड़ा नागल बांध किस नदी पर, किस राज्य में है, और गोविंद सागर झील कहां है, किस राज्य में है, किस नदी पर बनी हुई है। कृत्रिम झीलें की कैसी झीलें आपको याद रखना है। ये तो बात थी दोस्तों इस सिंधु नदी के बाईं ओर से आकर मिलने वाली सहायक नदियों की। लेकिन जरा मैं आपको यहां से बता दूं कि यहां पर ऊपर की तरफ एक क्षेत्र पड़ता है, श्योक क्षेत्र पड़ता है, और इस श्योक क्षेत्र से ही निकलती है श्योक नदी। ये श्योक नदी कहां पे आके मिली? पाकिस्तान में सिंधु नदी से।
ऊपर की तरफ एक क्षेत्र पड़ता है गिलगिट, इस गिलगिट क्षेत्र से निकलती है गिलगिट नदी, और ये भी कहां पर, पाकिस्तान में जाके मिल जाती है सिंधु नदी से। उसके बाद में ऊपर की तरफ पड़ता है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल, और उसी काबुल क्षेत्र में एक पर्वत पड़ता है हिंदुकुश पर्वत। हिंदुकुश माउंटेन इज द वेस्टर्न मोस्ट माउंटेन ऑफ हिमालय। आपको पता होना चाहिए कि हमारे हिमालय का सबसे पश्चिमी पर्वत कौन है, तो दोस्तों वो हिंदुकुश है, और उसी हिंदुकुश पर्वत से निकलती है कौन, वहां से निकलती है काबुल नदी। इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट रिवर, ये आपको याद रखना है। तो काबुल नदी कहां से निकलती है दोस्तों, ये हिंदुकुश पर्वत से निकलती है अफगानिस्तान के। उसके बाद में यहां से सुलेमान पर्वत पड़ता है, और यहीं से निकलती है खुर्रम नदी। ठीक है, खुर्रम नहीं बोलते उसको, कुर्रम बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से यहीं से निकलती है गोमल नदी। कौन सी, गोमल नदी, और यहीं से निकलती है झाज नदी। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है। इस प्रकार से सारी की सारी नदियां कैसी हैं, ये सिंधु की सहायक नदियां हैं दोस्तों, और इस प्रकार से यहां से हमारी ये सिंधु नदी तंत्र हो जाता है पूरा। एक बात मैं आपको बता दूं, यहां से बेहद इंपॉर्टेंट बात है, आपसे पूछेगा या फिर आपको भी लग रहा होगा कि यार क्वेश्चन, तो भाई साहब आप नोट्स कैसे बनाओगे, आपने यहाँ पे तो इन चीजों को लिख लिया, मैप तो बना लिया, लेकिन नोट्स कैसे बनाओगे। और अगर आप मैप सीखने के बाद में नोट्स नहीं बना सकते, इसका मतलब आपने मैप नहीं सीखा है। ठीक है, जहां जहां से मैंने इसको बनाना शुरू किया था दोस्तों, वहीं वहीं से आपको इसको बनाना है, और जिन बातों को हम यहाँ पे बना रहे हैं साथ साथ लिखते रहना है कि सिंधु नदी का उद्गम पामीर पठार में स्थित सिनकाबाद जल स्रोत से होता है। यह नदी भारत में लद्दाख में जस्कर पर्वत के मध्य से बहती है और पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। सिंधु नदी की बाएं ओर से आकर मिलने वाली सहायक नदियों की बात करेंगे तो यहां से जांस्कर पर्वत से निकलती जांस्कर नदी, और फिर शेषनाग झील से झेलम, और फिर ये सारी की सारी नदियां जो जो कर्मकांड चमत्कार इन्होंने बीच में किए हैं वो सब आपको मेंशन करते हुए चलना है दोस्तों, और ज्योग्राफी हो जाएगी आपकी मुट्ठी में, और हमें बस यही चाहिए। अगली जो हम बात करने वाले हैं दोस्तों, वो बात हम करेंगे ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी के बारे में, और जो बातें आगे होने वाली है वह अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों मिलते हैं नई लेक्चर में, नई वीडियो में, नई बातों के साथ में गंगा और ब्रह्मपुत्र को उठाकर लाएंगे, और मेरा वादा है कि इस भूगोल को और जीएस को आपके लिए इतना आसान बना दूंगा, ठीक है, कि दोबारा तो पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस लेवल के एग्जाम की जो आप तैयारी कर रहे हो। क्लियर है क्या दोस्तों? हाँ, मैं कहता हूं कि यहाँ पे खड़ा होकर मैं बहुत कम बोलता हूं, चीजें बहुत कम लेता हूं, लेकिन जो चीजें आपको दी जा रही है बिल्कुल सटीक है, एग्जाम में आने वाली है। ठीक है दोस्तों, विद्वान नहीं बनना है, ज्ञान प्राप्त करके विद्वान नहीं बनना है, फैक्ट इकट्ठा करके सिलेक्शन लेना है, उसके बाद में कुछ नहीं है। अच्छी नौकरी मिलेगी, दहेज ठीक ठाक मिल जाएगा, कुछ लोग तो तैयारी इसलिए कर रहे ताकि दहेज मिल जाए बढ़िया सा, गाड़ी वाड़ी मिल जाए 4 पहियों की, है कि नहीं? तो उनके भी सपने पूरे करने भाई, सपना तो किसी का भी कुछ भी हो सकता है नहीं? लेकिन सपना अगर रखते हो तो अच्छा करो।